हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 के इकोनॉमिक्स से चैप्टर 2 के प्रश्नों का उत्तर, जिसका शीर्षक है भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990। पाठ का पहला प्रश्न है, योजना को परिभाषित कीजिए। उत्तर इस तरह से होगा। योजना की परिभाषा इस तरह से हो सकता है। योजना इसकी व्याख्या करती है कि किसी देश के दुर्लभ संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार किया जाए ताकि देश के आर्थिक विकास की गति दी जा सके। दूसरी तरह से आप ऐसे भी कह सकते हैं कि योजना इसकी व्याख्या करती है कि देश के संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए। पाठ का दूसरा प्रश्न है, भारत ने योजना को क्यों चुना। उत्तर इस तरह से होगा। अंग्रेजों ने भारत को विभाजन की समस्याओं के साथ एक स्थिर और खोखली अर्थव्यवस्था के रूप में छोड़ दिया। सकल घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय बहुत कम थी और बेरोजगारी अधिक थी। औद्योगिक विकास नगण्य था। भारतीय अर्थव्यवस्था गतिहीन तथा पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी। कृषि ही जीवन निर्वाह का मुख्य साधन थी। कृषि क्षेत्र की स्थिति भी ठीक नहीं थी। संसाधन सीमित थे। देश की बहुत बड़ी जनसंख्या घोर निर्धनता यानी गरीबी का जीवन व्यतीत कर रही थी। अर्थव्यवस्था मुख्यतः मांग और पूर्ति के सापेक्षिक शक्तियों पर आधारित थी। इसलिए भारत ने योजना को चुना क्योंकि इससे यह पता चलता है कि राष्ट्र में उपलब्ध संसाधनों का कुशलतापूर्वक और आर्थिक रूप से कैसे उपयोग किया जाए ताकि आर्थिक विकास की दर को गति मिल सके। अतः इन समस्याओं को त्वरित समाधान के लिए भारत ने नियोजन का मार्ग अपनाया। पाठ का तीसरा प्रश्न है, योजनाओं के लक्ष्य क्या होने चाहिए। उत्तर इस तरह से होगा। कोई भी योजना बिना विशिष्ट और सामान्य लक्ष्यों के बनाना पूर्णतः अर्थहीन है। हर योजना में विशिष्टता के साथ कुछ लक्ष्य होना आवश्यक है। एक छात्र तक जब परीक्षा की तैयारी करता है तो एक योजना बनाता है और उसके कुछ विशिष्ट लक्ष्य भी होते हैं, जैसे कब तक एक विषय को समाप्त करना है। तो हम बिना विशिष्ट लक्ष्यों के राष्ट्रीय योजनाओं के बारे में कैसे सोच सकते हैं। निश्चित रूप से योजनाओं के लक्ष्य होना जरूरी है। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य है समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, समानता और रोजगार। पाठ का चौथा प्रश्न है, उच्च पैदावार वाली किस्मों के बीजों को चमत्कारी बीज कहते हैं, जिसको HYV भी कहा जाता है, जो सामान्य गुणवत्ता के बीज की तुलना में बेहतर होती है। इन बीजों से उत्पादन सामान्य बीजों की तुलना में अधिक होता है। इस प्रकार के बीज स्वस्थ और अधिक फसल प्राप्त करने के लिए बीजों का एक बेहतर विकल्प माना गया है। इन बीजों में कीड़ों तथा अन्य रोगों से लड़ने के लिए एक बेहतर प्रतिरक्षा प्रणाली होती है। इन बीजों की एक और विशेषता होती है, वो यह कि इन बीजों को सिंचाई की कम जरूरत होती है। इन बीजों का भारत की हरित क्रांति में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और पाठ का पांचवा प्रश्न है, विक्रय अधिशेष क्या है। उत्तर इस तरह से होगा। किसानों द्वारा उत्पादन का बाजार में बेचा गया अंश विक्रय अधिशेष कहलाता है। पाठ का छठा प्रश्न है, कृषि क्षेत्र में लागू किए गए भूमि सुधार की आवश्यकता और उनके प्रकारों की व्याख्या करो। उत्तर इस तरह से होगा। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में मूलतः एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था बनी रही। देश की लगभग 85% जनसंख्या जो गांवों में बसी थी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के माध्यम से ही रोजी रोटी कमा रही थी। परंतु फिर भी कृषि क्षेत्र में न तो समृद्धि हुई और न ही समता रह गई। इन सब कारणों से भूमि सुधार की आवश्यकता पड़ी। कृषि क्षेत्र में निम्नलिखित भूमि सुधार किए गए हैं, जिसमें पहला है देश में कृषि क्षेत्र में बिचौलियों का उन्मूलन यानी खात्मा, और दूसरा है वास्तविक कृषकों को भूमि का स्वामी बनाया गया। तीसरा है किसी व्यक्ति की कृषि भूमि के स्वामित्व की अधिकतम सीमा भी निर्धारित किया गया। और चौथा है नई तकनीक के प्रयोग पर बल दिया गया। अब मध्यस्थों के उन्मूलन का परिणाम मतलब मध्यस्थों के खात्मे से लगभग 2 करोड़ काश्तकारों को सरकार से सीधा संपर्क हो गया तथा वे जमींदारों द्वारा किए जा रहे शोषण से मुक्त हो गए। पाठ का सातवां प्रश्न है, हरित क्रांति क्या है, इसे क्यों लागू किया गया और इससे किसानों को कैसे लाभ पहुंचा। संक्षेप में व्याख्या कीजिए। उत्तर इस तरह से होगा। हरित क्रांति का मतलब है उच्च पैदावार वाली किस्मों के बीजों के प्रयोग से
जिसको HYV भी कहते हैं, यह विशेषकर गेहूं तथा चावल के उत्पादन में वृद्धि से है। इसे इसलिए लागू किया गया क्योंकि स्वतंत्रता के समय देश के 75% जनसंख्या कृषि पर आधारित थी। इस क्षेत्र में उत्पादकता बहुत ही कम थी क्योंकि पुरानी प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता था, कोई टेक्नोलॉजी यूज नहीं किया जाता था और अधिक संख्या में किसानों के पास आधारिक संरचना नहीं थी और भारत की कृषि मानसून पर निर्भर थी। यदि मानसून का स्तर कम होता था तो किसानों को कठिनाई होती थी क्योंकि उन्हें सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। यह सुविधा जो कुछ बड़े किसान थे उनके पास ही थी। उच्च पैदावार वाली किस्मों के बीजों के प्रयोग से खाद्यान्न के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। हरित क्रांति के कारण भी कृषि क्षेत्र में वृद्धि हुई, जैसे पर्याप्त मात्रा में उर्वरक, कीटनाशकों तथा निश्चित जल आपूर्ति, नई तकनीक आदि के एक साथ प्रयोग होने से हरित क्रांति प्रौद्योगिकी के प्रसार से खाद्यान्न उत्पादन में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई, विशेषकर गेहूं और चावल में। भारत ने अनाज में आत्मनिर्भरता तथा आत्मविश्वसनीयता प्राप्त कर ली। पाठ का 8वां प्रश्न है, योजना उद्देश्य के रूप में समानता के साथ समृद्धि की व्याख्या कीजिए। उत्तर इस तरह से होगा, केवल समृद्धि के द्वारा ही जन सामान्य के जीवन में सुधार नहीं आ सकता। किसी देश में उच्च समृद्धि दर और विकसित टेक्नोलॉजी का प्रयोग होने के बाद भी अधिकांश लोग गरीब हो सकते हैं। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आर्थिक समृद्धि का लाभ देश के निर्धन यानी गरीब वर्ग को भी सुलभ हो, केवल धनी लोगों तक सीमित न रहे। अतः समृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता के साथ साथ समानता भी महत्वपूर्ण है। प्रत्येक भारतीयों को भोजन, अच्छा आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर पाने में समर्थ होना चाहिए और धन संपत्ति के वितरण की जो असमानताएं हैं उसको भी कम होनी चाहिए। हमारी योजना का यही उद्देश्य होना चाहिए। कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार आय की समानता समृद्धि में बाधक है क्योंकि इससे काम करने की प्रेरणा में कमी आती है। इसके अलावा आय की समानता से देश का उपभोग स्तर भी बढ़ जाता है तथा बचत स्तर कम हो जाता है। उपभोग अधिक होगा तो बचत कम होगी। बचत कम होने से निवेश के लिए धन की कमी होगी, जिससे अर्थव्यवस्था की समृद्धि दर में कमी आएगी। पाठ का 9वां प्रश्न है, क्या रोजगार सृजन की दृष्टि से योजना उद्देश्य के रूप में आधुनिकीकरण विरोधाभास उत्पन्न करता है? व्याख्या कीजिए। उत्तर इस तरह से होगा, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादकों को नई टेक्नोलॉजी अपनानी पड़ती है। जैसे किसान पुराने बीजों के स्थान पर नई किस्म के बीजों का प्रयोग कर खेतों की पैदावार बढ़ा सकते हैं, ठीक उसी प्रकार फैक्ट्री नई मशीनों का प्रयोग करके भी उत्पादन बढ़ा सकती है। नई टेक्नोलॉजी को अपनाना ही आधुनिकीकरण है। आधुनिकीकरण के जरिए ही नई नई मशीनों का प्रयोग बढ़ाया जाता है, जिससे विनिर्माण एवं कृषि क्षेत्र में श्रमिकों को जो श्रमिकों का स्थान होता है वो मशीनें ले लेती है, अर्थात रोजगार के अवसर इन क्षेत्रों में घटने लगते हैं, किंतु यह प्रभाव अल्पकालीन होता है। आधुनिकीकरण के द्वारा उत्पादन में वृद्धि होती है, आय बढ़ती है और विविध प्रकार के वस्तुओं की मांग सृजित होती है। इस मांग को संतुष्ट करने के लिए नई नई वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, जिसके कारण रोजगार के नए अवसर बनते हैं। उपभोक्ता वस्तु एवं पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन का विस्तार होता है, नए नए उद्योगों की स्थापना होती है और द्वितीयक उद्योगों का भी साथ के साथ विस्तार होता है। साथ के साथ तृतीयक क्षेत्र में भी विकास होता है, जैसे बैंक, बीमा इत्यादि, जिससे रोजगार में वृद्धि होती है। और इस प्रकार से आधुनिकीकरण और रोजगार सृजन दोनों विरोधाभास नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। पाठ का 10वां प्रश्न है, भारत जैसे विकासशील देश के रूप में आत्मनिर्भरता का पालन करना क्यों आवश्यक है? उत्तर इस तरह से होगा, भारत जैसे विकासशील देश नियोजन उद्देश्य के रूप में आत्मनिर्भरता का पालन करना आवश्यक था। इस नीति को विशेषकर खाद्यान्न के लिए अन्य देशों पर निर्भरता कम करने के लिए आवश्यक समझा गया। यह भी आशंका थी कि आयातित खाद्यान्न, विदेशी प्रौद्योगिकी और पूंजी पर निर्भरता किसी न किसी रूप में हमारे देश की नीतियों में विदेशी हस्तक्षेप को बढ़ाकर हमारी संप्रभुता में बाधा डाल सकती है। पाठ का 11वां प्रश्न है,
किसी अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक गठन क्या होता है? क्या यह आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था के जीडीपी में सेवा क्षेत्रक को सबसे अधिक योगदान करना चाहिए? टिप्पणी करें। उत्तर इस तरह से होगा, एक अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद में तीनों क्षेत्रों के योगदान को अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक घटक कहा जाता है। यदि किसी अर्थव्यवस्था के जीडीपी में सेवा क्षेत्रक सबसे अधिक योगदान कर रहा है तो इसका अर्थ है कि हमारी अर्थव्यवस्था आर्थिक रूप से विकसित है। पाठ का 12वां प्रश्न है, योजना अवधि के दौरान औद्योगिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र को ही अग्रणी भूमिका क्यों सौंपी गई थी? उत्तर इस तरह से होगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद योजना अवधि के दौरान औद्योगिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र को अग्रणी भूमिका सौंपने के निम्नलिखित कारण थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के उद्योगपतियों के पास अर्थव्यवस्था के विकास हेतु उद्योगों में निवेश करने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं थी। उस समय बाजार भी बहुत बड़ा नहीं था जिससे उद्योगपतियों को मुख्य परियोजनाओं शुरू करने के लिए प्रोत्साहन मिलता। भारतीय अर्थव्यवस्था को समाजवाद के पथ पर अग्रसर करने के लिए यह निर्णय लिया गया था कि सरकार अर्थव्यवस्था के बड़े तथा भारी उद्योगों पर नियंत्रण करेगी और देश के क्षेत्रीय एवं सामाजिक विषमता को कम करने के लिए आर्थिक व सामाजिक संकेंद्रीकरण को कम करना आवश्यक था। पाठ का 13वां प्रश्न है, इस कथन की व्याख्या करें। हरित क्रांति ने सरकारों को खाद्यान्न के प्रणब द्वारा विशाल सुरक्षित भंडार बनाने के योग्य बनाया ताकि वह किसी कमी के समय उसका उपयोग कर सके। उत्तर इस तरह से होगा, हरित क्रांति के कारण खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि हुई। आधुनिक तकनीक प्रयोग, उर्वरक, कीटनाशकों तथा HYV के बीजों के उपयोग से कृषि उत्पादकता तथा प्रति कृषि भूमि उत्पादक में वृद्धि हुई। इसके अलावा बाजार व्यवस्था के विस्तार, मध्यस्थों की समाप्ति तथा ऋणों की सरल उपलब्धता किसानों को विक्रय अधिशेष प्राप्त करने में सक्षम बनाया। इन कारणों से सरकार पर्याप्त खाद्यान्न प्राप्त कर सुरक्षित स्टॉक बना सकी जिसे खदानों की कमी के समय में प्रयोग किया जाता है। पाठ का 14वां प्रश्न है, सहायकी किसानों को नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने को प्रोत्साहित करती है पर उसका सरकारी वित्त पर भारी बोझ पड़ता है। इस तथ्य को ध्यान में रखकर सहायकी की उपयोगिता पर चर्चा करें। उत्तर इस तरह से होगा, आजकल कृषि के क्षेत्र को दी जा रही आर्थिक सहायकी एक ज्वलंत विषय बहस का विषय बन गया है। हमारे देश के छोटे किसान अधिकांशतः गरीब हैं अतः वह छोटे किसानों को विशेष रूप से HYV टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए सहायता दी जानी आवश्यक है। सहायता के अभाव में वे नई टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं कर पाएंगे जिसका कृषि उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। परंतु कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि एक बार टेक्नोलॉजी का लाभ मिल जाने तथा उसके व्यापक प्रचलन के बाद सहायता धीरे धीरे समाप्त कर देनी चाहिए क्योंकि उर्वरकी सहायता का लाभ बड़ी मात्रा में प्रायः उर्वरक उद्योग तथा अधिक समृद्ध क्षेत्र के किसानों को ही पहुंचता है। अतः यह तर्क दिया जाता है कि उर्वरकों पर सहायता जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। इनसे लक्षित समूह को लाभ नहीं होगा, सरकारी कोष पर आवश्यक बोझ पड़ेगा। इसके विपरीत कुछ विशेषज्ञों का मत है कि सरकार को कृषि सहायता जारी रखनी चाहिए क्योंकि भारत में कृषि एक बहुत ही जोखिम भरा व्यवसाय है। अधिकतर किसान गरीब हैं और सहायकी को समाप्त करने से वे अपेक्षित आगतों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। इसका नुकसान यह होगा कि गरीब किसान और गरीब हो जाएगा, कृषि क्षेत्र में उत्पादन स्तर गिरेगा, खदानों की कमी से कीमतें बढ़ने लगेगी जिससे हम विदेशों से सहायता लेने के लिए मजबूर होंगे। इन विशेषज्ञों का तर्क है कि यदि सहायकी से बड़े किसान तथा उर्वरक उद्योगों को अधिक लाभ हो रहा है तो सही नीति सहायकी समाप्त करना नहीं है बल्कि ऐसे कदम उठाना चाहिए जिससे केवल निर्धन किसानों को ही इसका लाभ मिल सके। 15वां प्रश्न है, हरित क्रांति के बाद भी 1990 तक हमारी 65% जनसंख्या कृषि क्षेत्र में ही क्यों लगी रही? उत्तर इस तरह से होगा, भारत में 1950 से 90 के अवधि में
यद्यपि जीडीपी में कृषि का अंशदान में भारी कमी आई है, पर कृषि पर निर्भर जनसंख्या के अनुपात में नहीं, जो 1950 में 67.50% थी और 1990 तक घटकर 64.9% हो गई। इस क्षेत्र में इतनी उत्पादक वृद्धि तो न्यूनतम श्रम के प्रयोग के द्वारा भी संभव थी। फिर इस क्षेत्र में इतनी बड़ी संख्या में लोगों को लगे रहने की क्या आवश्यकता थी? इसका उत्तर यही है कि उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को नहीं खपा पाए। अनेक अर्थशास्त्री इसे 1950 और 90 के दौरान अपनाई गई नीतियों की विफलता मानते हैं। 16वां प्रश्न है, यद्यपि उद्योगों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र बहुत आवश्यक रहा है, पर सार्वजनिक क्षेत्र के अनेक उपक्रम ऐसे हैं जो भारी हानि उठा रहे हैं और इस क्षेत्र के अर्थव्यवस्था के संसाधनों की बर्बादी का साधन बने हुए हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की उपयोगिता पर चर्चा करें। उत्तर इस तरह से होगा, यह भली भांति ज्ञात है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम लाभ के लिए नहीं बल्कि समाज कल्याण के उद्देश्य से संचालित किए जाते हैं। एक संस्था जो लाभ के लिए नहीं बल्कि समाज कल्याण के लिए कार्य कर रही है, उस पर उपयोगिता के लाभ के आधार पर आंकना गलत है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम लाभार्जन न कर रहे हों, परंतु यह उपयोगी है क्योंकि यह एक मजबूत औद्योगिक आधार का निर्माण करते हैं। दूसरा, यह सामाजिक और आर्थिक ढांचे के विकास में मदद करता है। तीसरा है, यह पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर केंद्रित है और क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देता है। चौथा है, यह सत्ता को कुछ हाथों में एकाग्र होने से रोकता है। और पांचवा है, यह आय की असमानताओं को कम करता है। और लास्ट है, यह औपचारिक क्षेत्र में रोजगार सृजन करता है। 17वां प्रश्न है, आयात प्रतिस्थापन किस प्रकार घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान करता है? उत्तर इस तरह से होगा, अंतमुखी व्यापार नीति के अंतर्गत अपनाई गई नीति आयात प्रतिस्थापन कहलाती है, जिससे उन वस्तुओं के आयात पर रोक लगाया जाता है जिसका घरेलू स्तर पर उत्पादन किया जा सकता है। आयात प्रतिस्थापन नीति विदेशी वस्तुओं पर अर्थव्यवस्था की निर्भरता कम नहीं करती बल्कि घरेलू उद्योगों को भी प्रोत्साहित करती है। घरेलू उद्योगों को आयातित वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए सरकार विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन तथा लाइसेंस प्रदान करती है। इससे न केवल घरेलू उद्योगों को स्थिरता बनाए रखने में सहायता मिलेगी बल्कि विदेशी प्रतिस्पर्धा से भी रक्षा होगी। लाइसेंस के रूप में बाजार में हिस्सेदारी उन्हीं घरेलू बाजार के एकाधिकार का दर्जा देती है। एकाधिकार होने के कारण उन्हें अधिक लाभ की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से यदि घरेलू उद्योगों का संरक्षण किया जाता है तो समय के साथ वे प्रतिस्पर्धा करना सीख लेते हैं। पाठ का 18वां प्रश्न है, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में निजी क्षेत्र का नियमन क्यों और कैसे किया गया? उत्तर इस तरह से होगा, भारी उद्योगों पर नियंत्रण रखने के लिए राज्य के लक्ष्य के अनुसार औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में लाया गया। इस प्रस्ताव को द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आधार पर बनाया गया। इस प्रस्ताव के अनुसार उद्योगों को 3 वर्गों में बांटा गया। प्रथम वर्ग में वे उद्योग सम्मिलित थे जिन पर राज्य का अनन्य स्वामित्व था और दूसरे वर्ग में वे उद्योग थे जिनके लिए निजी क्षेत्र सरकारी क्षेत्र के साथ मिलकर प्रयास कर सकते थे, परंतु जिनमें नई इकाइयों को शुरू करने की एकमात्र जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती थी। तीसरे वर्ग में उस तरह के उद्योग शामिल थे जो निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते थे, लेकिन इस क्षेत्र को लाइसेंस पद्धति के माध्यम से राज्य के नियंत्रण में रखा गया। एक प्रस्ताव में सरकार के लिए ऐसा करना आवश्यक था। इस नीति का प्रयोग पिछड़े क्षेत्रों के उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया। पिछड़े क्षेत्रों उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक प्रकार की आर्थिक सहायता प्रदान की। इस नीति का उद्देश्य क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देना था।